आज के इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे सामने भू राजनीतिक आकलनों और वित्तीय रिपोर्ट्स का एक पूरा स्टैक है। और ये बहुत ही दिलचस्प डेटा है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन ये समझना है कि 2026 की शुरुआत में निकोलस मादुरो शासन के अचानक पतन और वेनेजुएला में अमेरिका के सीधे हस्तक्षेप के बावजूद चीन इतनी खामोशी क्यों साधे हुए हैं। देखिए, अगर हम इन दस्तावेजों को करीब से एनालाइज करें तो ये साफ हो जाता है कि हम सिर्फ एक देश की कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक बहुत बड़े रणनीतिक खेल को डिकोड कर रहे हैं। इन रिपोर्ट्स में ये स्पष्ट है कि चीन अपनी विशाल सैन्य और आर्थिक ताकत होने के बावजूद बहुत सोच समझकर सीधे टकराव से बच रहा है। और इस पूरी स्थिति को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमें कर्ज के गणित को देखना होगा। हमारे स्रोतों में चीन के जो तेल के बदले ऋण यानी ऑयल फॉर लोन्स मॉडल है, उस पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, वो मॉडल बहुत अहम है इस पूरी कहानी में। वही तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने वेनेजुएला को करीब $60 बिलियन का भारी भरकम कर्ज दिया था, जिसमें से लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर अब भी बकाया है। तो इतनी अस्थिरता वाले इलाके में इतना बड़ा रिस्क लेना और अब इस बकाया कर्ज को मैनेज करना, मतलब ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे कैसे संभाल रहे हैं? यहीं पर चीन की जो मैनेजेबल लॉस या कहें प्रबंधनीय नुकसान की रणनीति है वो सामने आती है। अमेरिकी हस्तक्षेप ने पुरानी भुगतान प्रणाली को पूरी तरह से ठप कर दिया है। क्योंकि अमेरिका ने कुछ नए नियम थोप दिए हैं। एकदम सही। अमेरिका ने ये अनिवार्य कर दिया है कि वेनेजुएला का तेल अब अमेरिकी कानूनों का पालन करने वाले अधिकृत चैनलों से ही निर्यात होगा। इसका मतलब है कि चीन अब स्वतंत्र रूप से तेल लेकर अपना कर्ज नहीं वसूल सकता। तो आगे की रणनीति क्या है? क्या वे बस इस कर्ज को भूल जाएंगे? नहीं, वे नई सच्चाई के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि वे इसका कड़ा विरोध करने के बजाय नैरेटिव वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नैरेटिव वॉरफेयर सीधे तौर पे भौगोलिक सच्चाई से भी जुड़ता है, क्योंकि इन दस्तावेजों में ट्रंप कोरोलरी का काफी जिक्र है, जिसे हम पुरानी मॉनरो डॉक्ट्रिन का एक आधुनिक अपडेट कह सकते हैं। बिल्कुल। अगर आसान भाषा में समझे तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में किसी भी विदेशी सैन्य हस्तक्षेप या रणनीतिक संपत्तियों के स्वामित्व को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और चीन इस बात को अच्छी तरह से जानता है। वेनेजुएला तक अपनी सैन्य शक्ति भेजना लॉजिस्टिक रूप से असंभव है और राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ी भूल भी होगी। तो वे जानते हैं कि वे वहां कोई सैन्य लड़ाई नहीं जीत सकते, इसलिए वे एक पीआर वॉर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वही मैं कह रही थी। इस स्थिति में पीछे हटने का विकल्प चुनकर चीन ग्लोबल साउथ के देशों के सामने एक पीआर अभियान चला रहा है। वह खुद को एक जिम्मेदार भागीदार के रूप में पेश कर रहा है और साथ ही ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका दूसरे देशों की सरकारों को गिराने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ने वाला देश है। हाँ, ये एक बहुत ही सधी हुई भू राजनीतिक चाल है। और ये पीआर रणनीति तब और भी तार्किक लगती है जब हम इन वित्तीय रिपोर्ट्स में चीन की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति देखते हैं। चीन अभी रियल एस्टेट संकट और धीमी विकास दर से जूझ रहा है, इसलिए वे अमेरिका के साथ कोई नया आर्थिक युद्ध या भारी टैरिफ का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते। अच्छा, अर्थव्यवस्था की बात करें तो इन नोट्स में टीपॉट रिफाइनरियों का विवरण मुझे बहुत अहम लगा। ये क्या है? असल में ये चीन की बड़ी सरकारी तेल कंपनियां नहीं है, बल्कि आकार में छोटी स्वतंत्र रिफाइनरियां हैं। इसीलिए इन्हें टीपॉट कहा जाता है। और ये पूरी तरह से डिस्काउंटेड तेल पर निर्भर हैं। बिल्कुल। ये रिफाइनरियां वेनेजुएला और ईरान जैसे देशों से मिलने वाले भारी छूट वाले तेल पर चलती हैं और चीन के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 20% हिस्सा संभालती हैं। तो अगर अमेरिका वेनेजुएला को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाता है और ये रिफाइनरियां बंद हो जाती हैं, तो चीन के भीतर एक बड़ा ऊर्जा संकट और सामाजिक असंतोष पैदा हो सकता है। डॉलर के प्रभुत्व को लेकर भी कुछ बातें इन रिपोर्ट्स में हैं। चीन रैनमिनबी को अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहता है। हाँ, लेकिन 2026 का ये संकट साबित करता है कि उनका वित्तीय तंत्र अभी वैश्विक डॉलर व्यवस्था को पूरी तरह से दरकिनार करने के लिए तैयार नहीं है। और ये पहलू हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी से भी गहराई से जुड़ता है। अगर चीन में ऊर्जा संकट आता है या डॉलर के प्रभुत्व को लेकर कोई बड़ी उथल-पुथल होती है, तो इसका सीधा असर वैश्विक महंगाई पर पड़ेगा। दुनिया भर में रोजमर्रा के सामान की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। तो सवाल यह है कि चीन अब वेनेजुएला और अपने $12 बिलियन के कर्ज को लेकर आगे क्या करने वाला है? चीन अब IMF जैसे बहुपक्षीय संस्थानों का इस्तेमाल कर रहा है। वे अपनी तेल के बदले ऋण की पुरानी शर्तों को छोड़कर
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दीर्घकालिक ऋण पुनर्गठन समझौते का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वे ट्रंप कोरोलरी का सीधा उल्लंघन किए बिना वेनेजुएला के भविष्य के वित्तीय ढांचे में अपनी जगह सुरक्षित कर लेंगे। एकदम सही। यानी कुल मिलाकर चीन की वर्तमान रणनीति पूरी तरह से रणनीतिक संयम की है। वे सीधे टकराव से बच रहे हैं, अपनी घरेलू कमजोरियों को संभाल रहे हैं और एक लंबा खेल खेल रहे हैं। आक्रामक विस्तार से हटकर इस तरह की कूटनीति बदलती हुई वैश्विक सच्चाइयों के अनुकूल ढलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न। जब महाशक्तियां अब सीधे टैंक और मिसाइलों से उलझने के बजाय आईएमएफ के ऋण पुनर्गठन और नैरेटिव कंट्रोल के जरिए लड़ रही हैं, तो क्या भविष्य के युद्धों का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा? बिल्कुल। क्या भविष्य के युद्धों में गोलियों से ज्यादा शक्तिशाली हथियार सिर्फ डेटा और कर्ज बन जाएंगे? इस पर गंभीरता से विचार जरूर होना चाहिए। सुनने के लिए धन्यवाद।